अभी पिछले वर्ष जब नई एडमिशन स्कूल में होने लगी तो स्कूलों का एक बहुत बड़ा मसला उठा। जितने भी स्कूलों के अभिभावक थे वो शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सीबीएसई द्वारा और एनसीईआरटी द्वारा जितने भी जो एफिलिएटेड स्कूल थे, क्योंकि तीन तरह की एफिलिएशन हैं स्कूल्स की, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की और एनसीईआरटी की और सीबीएसई की। तो उसमें स्कूलों के जो पेरेंट्स थे बच्चों के, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इस बात में प्रोटेस्ट किया कि वाकई भी स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि जिस लोगों ने अपने बच्चों को उनके फर्स्ट सेकंड क्लास में जो स्कूल में एडमिट किया तो अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो भी जैसा भी उनका आर्थिक स्तर था उस हिसाब से उनको वो स्कूल सूट करते थे। लेकिन स्कूलों ने 2-3 साल के अंदर या कुछ समय के अंदर ये देखते हुए कि हम कुछ भी मांगे हमें लोग देंगे, क्योंकि बच्चे को उठा नहीं सकता स्कूल से, अजीब तरह का उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स अपनाते हुए अंधाधुंध फीसें की वृद्धि कर दी, जो कि जिससे कि हर व्यक्ति का जो बजट था वो गड़बड़ा रहा था। तो नेचुरली अति का जब अति होती है तो फिर लोगों को उसमें उसका हमेशा अव्यवस्था फैलती है। तो पेरेंट्स ने स्कूलों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया। तो राम आश्रम स्कूल के कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए कि प्रबोध जी आप ऐसे करिए, आप हमारे साथ चलिए और इस मैटर को अपने हाथ में लीजिए और इसका जो कानूनी कोई हल निकालिए। तो मैं उनके साथ राम आश्रम स्कूल की पेरेंट्स जो थे वो मुझे साथ ले गए एक मीटिंग में अटेंड करने गया। जब मैं मीटिंग अटेंड करने गया तो स्कूल में जो मीटिंग के लिए हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग हुई उसमें स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से पुलिस बुलाई हुई थी। और जब हमारी मीटिंग अंदर शुरू हुई तो वो स्टेज के ऊपर पुलिस के डीएसपी को बिठाया गया और बीच में हमारे उनके स्कूल के जो उनकी एजुकेशन सोसाइटी उसको चलाती है, राम आश्रम एजुकेशन सोसाइटी नाम की, उसके जो प्रेसिडेंट है, तो जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर बजाज और उनके सेक्रेटरी मिस्टर जोशी, स्कूल की माननीय प्रिंसिपल मिस्टर सांख्यान, ये मंच पर विराजमान थे। उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। तो वहां पर हमारी जो थी उनसे बातचीत में हमारी बातचीत चली। तो बातचीत में मुझे बड़ा एक अजीब सा इशू आया कि वहाँ के उनके प्रेसिडेंट मिस्टर बजाज ने ये कहा कि सर जी मैं तो चाय का कप भी नहीं पीता, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हम पैसे ले रहे हैं वो सब स्कूल की भलाई के लिए लगा रहे हैं। तो उस बात के ऊपर मुझे बड़ा विचलित हुआ और मैंने उनको बोला कि प्रेसिडेंट साहब, बजाज साहब, चाहे आप जितनी मर्जी पीजिए स्कूल से, मेरे से पीजिए, अपने तो से पीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इसको स्टेज पे बैठ के ऊपर इतना बखान करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एक चाय का कप नहीं पीते हैं तो आप इस झूठ को नहीं दबा सकते कि आप बच्चों का शोषण कर रहे हैं। जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं रहा और उन्होंने उसके बाद हम लोग आ गए और मैंने उस मैटर को लेकर आगे चलना शुरू किया। और उस वक्त एक इसका कानूनी हल करने की शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट ने ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कहना शुरू कर दिया, बाली जी तो हमारे बड़े मित्र हैं। इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि आज 2 साल पहले मैंने राम आश्रम मैनेजमेंट कमेटी की अनियमितताओं के विरुद्ध कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की आरटीआई डाली। जैसे मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर उनको एक एप्लीकेशन डाली तो ये जानते हुए कि जो इन्फॉर्मेशन मैं मांग रहा था अगर वो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी देती तो हो सकता है उनको मुश्किल हो, मेरे ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि मैं अपनी आरटीआई एप्लीकेशन वापस ले लूं। और जब मैंने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो मिस्टर बजाज जो इनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमारे एक साझे मित्र के द्वारा दोबारा मेरे पास इस बात के लिए प्रार्थना की कि मुझे एक बार वो मेरे घर में आना चाहते हैं। तो एक ये एटिकेट्स हैं, एक भारतीय संस्कृति है कि अगर आपके घर में कोई चाय का कप पीने आता है तो आप उसको ये तो कह सकते हैं कि गेट लॉस्ट। तो मैंने कहा ठीक है आइए, फिर जब आपने दिल बना ही लिया, मन ही बना लिया है कि बाली को मिलो, जो आ जाओ, दे जाओ दर्शन। तो जी बजाज साहब और मेरे जो साझे मित्र से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े ही इस वक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि और बजाज साहब भी जानते हैं अगर वो कभी ये मेरी वीडियो देखें तो बजाज साहब के पास कोई ऐसा शब्द नहीं था कि वो ये कहते कि मैं आरटीआई में इंफॉर्मेशन क्यों ना मांगू। एक ही बात उन्होंने मेरी बात बदलाई, मैं कहता हूं आप आरटीआई वापस ले लें प्लीज, क्योंकि हमारा जो स्कूल है एक एजुकेशन संस्था, तो आप बस, मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता। तो दोस्तों कभी कभी आदमी जो हमारी संस्कृति है उसमें कोई आपके घर में चल के अगर आपको बार बार कोई बात कहता है तो थोड़ा सा हमें भी झुकना पड़ता है।
मैंने बजाज साहब को बोल दिया, बजाज साहब मेरे से मैं चाय का कप पिला सकता हूँ, आप पीजिए, ना मैं इससे ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ। मुझे आप ये मत सोचिएगा कि आप मेरी आपसे कोई मंशा है, मेरी आपसे कोई इच्छा है कोई आदल मान लेने की या कोई धन लेने की, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलतफहमी है, आप आए, उससे मैंने कहा नहीं किया कि कहीं आगे मन में ये नौकी पत्नी में क्यों नहीं आपको आने देता, आप आइए, लेकिन आने के बाद सुन लीजिए, मैं हमेशा सत्य के पीछे चलने वाला हूँ और मेरी और मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो आप कोई गलत बात जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी चलो, अगर आपने इतने मेरे साझे मित्र के द्वारा मेरे पास आए हैं और आप आए तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। मैंने अपने मन को मारकर भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाया और आरटी के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया कि चलो एक एजुकेशनल संस्था है, अनियमितताएं भी होंगी, लेकिन चलो कोई इतना भी नहीं है कि इसमें कोई डाका लग रहा होगा, कोई चोरी हो रही होगी, लेकिन फिर भी इसलिए बात यह है कि ये एजुकेशन संस्था किसी और मेंबर को अपने अंदर नहीं आने देती। ये अपनी मर्जी का कोई मेंबर ले ले, लेकिन कोई भी शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर राम आश्रम एजुकेशन सोसाइटी को आज कहे कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं, तो इनकी तरफ से उसको वेलकम नहीं किया जाता। कि क्या बात है, अभी संस्था के नियमों में होता है कि अगर जो उसके नियम है उसके अंदर उसको अप्लाई करता है तो उनको उसकी एप्लीकेशन लेनी चाहिए, उसको मेंबर भी बनाना चाहिए अगर कोई इस बात की रुचि रखता है कि स्कूल की मैनेजमेंट में वो शामिल होना चाहता है। लेकिन इस बात को, इसमें आपको ये रेफरेंस दिया, किसी बात को लेके राम आश्रम स्कूल के बच्चों के लिए जब मैंने जंग शुरू की तो स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से ये अफवाह उड़ाई जाने लगी कि बारी साहब हमारे, अब हमारे कैसे हैं। जैसे ही मैंने बजाज साहब को ये इन्फॉर्मेशन ये कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, आरटी में आगे ऊपर में इतना और नहीं मांगता, तो नेक्स्ट थोड़े दिनों के बाद इनका एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था जहां मुझे एक गेस्ट के तौर पर बुलाया। अब मेरे पास कार्ड आया तो मैं आ गया तो जाने के बाद जो भी इनके जो प्रतिष्ठित मेहमान थे, जिसमें कि जो उनके मुख्य मेहमान थे, उसके साथ में इन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाया। मैंने कहा जी मैं मतलब बहुत कम खाता हूँ, लेकिन जब इन्होंने मेरे ऊपर इतनी खुशी से प्रतिष्ठा से जब मुझे इनवाइट किया तो मैंने कहा चलिए। तो मैंने 2 चपाती इनके वहां से इनकी वो खा ली। उसके बाद एक बार नेक्स्ट फिर राम आश्रम स्कूल जो इनका सनसिटी का उसका फंक्शन आ गया, वहां पर भी मुझे कार्ड आ गया। अब मैं फिर वहां पर गया तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप खाना खा के जाइए, वेलकम जी। पर मैं गया अकेला, कोई मेरे साथ मेरा कोई परिवार नहीं था, क्योंकि मेरा ही इनसे काम था। मैं इनकी जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है उसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इन्होंने वो जो 2 बार मेरे को एक डिनर के लिए 5 मिनट के लिए रोका, इन्होंने सभी को सुनाया और मेरी फोटो दिखाई। स्कूल के पेरेंट्स के जितने भी पेरेंट्स थे ये कह के कि प्रबोध बाली जी तो हमारे मित्र है, ये हमारी बात करेंगे, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे बहुत ही बात में आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया। तो मैंने अपने साझे मित्र को उसी वक्त जाके फोन किया। इस वक्त वो हमारे एक बहुत बड़ी सरकारी संस्थान के चेयरमैन है, बीजेपी के आदमी है। मैंने उनको बोला कि देखिए सर, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आपने बीच बिचोला कह के मुझे कहा कि जी बजाज साहब आपको मिलना चाहते हो, और अगर मैंने उनको वेलकम कर दिया तो इसका मतलब मैंने गुनाह किया। अगर मैं उस वक्त कहता गेट लॉस्ट तो शायद आज मेरी इज्जत बची रहती। इन्होंने मेरी पीठ के ऊपर देखिए छुरा घोपने की कोशिश की है। अगर मुझे स्कूल में एक गेस्ट के तौर पर बुलाया और उसमें मेरी फोटो जो आज मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे के लिए जमाने भर के आगे रखी जाए। तो ये मैंने आपको एक एपिसोड बताया कि राम आश्रम स्कूल के पेरेंट्स की लड़ाई में मैनेजमेंट में मुझे कैसे जो है बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साम आदमी, ना मेरा कोई दुश्मन है ना मेरा कोई मित्र है। चाहे मेरे को बुराई कर ले चाहे वो बड़ाई कर ले, मुझे तो जन सेवा करनी है, वो मैं करता रहूंगा। तो मैंने उस वक्त राम आश्रम स्कूल के खिलाफ अपनी तरफ से जस्टिस अमरदत्त नाम की कमेटी, जिसके हाई कोर्ट के देशों से बनाई गई कि जब तक एक रेगुलेटरी कमेटी नहीं बनती तो एक जज की कमेटी बना दी गई थी, उसके बाद शिकायत की। तो मैंने उसके बाद शिकायत कर दी। तो जब मैंने शिकायत की तो ये उसका सबसे पहले ये न्यूज़पेपर में उसका ये छपा। और उसके बाद मैंने स्कूलों की इंस्पेक्शन की गई थी डीईओ द्वारा, उसकी क्या रिपोर्ट थी वो भी कभी मुझे बताई। वो भी मैंने आरटीए के नीचे स्कूल के डीईओ साहब से पूछी कि आपने जब सारे निजी स्कूलों की एक बार इंस्पेक्शन की थी तो आपके पास क्या निष्कर्ष निकले। उसके लिए भी मैंने डीईओ साहब को मैंने इस बात के लिए खींचना शुरू किया। लेकिन अब ये केस अमरदत्त कमेटी के पास चला गया। अफसोस की बात है कि अमरदत्त कमेटी भी एक
बिना दांतों वाला सांप साबित हुई, जिससे लोग डरते हैं, लेकिन पास जाने के पता लगा इनके पास भी कुछ नहीं। 6 तारीखें हो गई हैं, आज तक जस्टिस अमरदत्त कमेटी ना तो किसी निष्कर्ष पे पहुंची, ना कोई आदेश जारी किया। दोस्तों, अब मैं कानून से ऊपर नहीं हूं, जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया, और आज भी ये केस चल रहा है। और इसकी जो 13 फरवरी इसकी नेक्स्ट डेट है, लास्ट डेट तक मैंने सारे जवाब दे दिए, सब कुछ बता दिया। स्कूल की तरफ से 3 बड़े बड़े वकील स्कूल के खर्चे से, जो कि आपके बच्चों की फीसों में से पैसे निकाल के उन वकीलों को फीसें दी जा रही बड़ी बड़ी, ताकि वो हम लोगों के खिलाफ जंग लड़े, हम लोगों की जो सच्चाई है उसको दबाने की कोशिश। लेकिन मैं बैठा नहीं, मैं दबा नहीं। आज भी मेरी पिछली जो मेरी पेशी हुई उसमें मैंने 1.5 घंटा ऐसी धुआंधार उनके साथ अपने आर्गुमेंट्स किए कि कमेटी के जितने सदस्य थे वो सारे निरुत्तर हो गए, और कुछ नहीं करते हुए सो डेट दे के चुप करके बैठ गए। अब देखते हैं कि 13 फरवरी को ये क्या आदेश देते हैं, और तब तक ये चुनाव भी दूर हो जाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि अगर 13 फरवरी को ये कुछ नहीं करते तो मैं सीधा हाईकोर्ट में जाकर ये कहूं कि अमरदत्त कमेटी के सदस्यों को जितने भी आपने उनके जो भी खर्चे किए गए वो सब व्यर्थ गए, उन्होंने हमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया। मैं प्रबोध चंद्र बाली चुनाव लड़ रहा हूं अमृतसर उत्तरी की तरफ से आजाद उम्मीदवार के तौर पर, और अगर आपको लगे कि मैं एक अच्छा प्रत्याशी साबित हो सकता हूं, एक अच्छा विधानसभा सदस्य साबित हो सकता हूं, और जितने भी प्रत्याशी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से मैं सबसे बढ़िया हूं, तो मुझे वोट दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे से और कोई बढ़िया प्रत्याशी है, कोई भी जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, आप पार्टी का, और भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और आजाद में हम 13 लोग खड़े हैं, उसमें से आपको जो भी सबसे बढ़िया लगता है वोट उसको डालिए, घर मत बैठिए। अगर आप वोट नहीं डालने जाते तो इसका मतलब है आप न्यूट्रल, आपको सारे बंदे पसंद है, सारे उम्मीदवार पसंद, सभी को आपने एक एक वोट दे दिया। और अगर आप वोट डालने जाते हैं तो जो आपका पसंद का उम्मीदवार है आप उसको प्रेफरेंस देते हैं, आप उसको एक वोट देते हैं, अधिकार देते हैं कि वो दूसरों से बेहतर साबित हो। और अगर आपको फिर भी कोई समझ लगता है कि कोई भी अच्छा नहीं है, मैं भी अच्छा नहीं हूं, और तब भी कोई बात नहीं, आपको हक है, आप वहां पर एक नोटा का बटन है जो सबसे नीचे, उसको दबाकर ये कहिए कि जितने भी 13 के 13 उम्मीदवार खड़े हैं ये किसी काबिल आदमी नहीं है, हमें और बेहतर आदमी चाहिए, और बेहतर उम्मीदवार खड़े होंगे तो हम वोट डालेंगे। ये करने से हमारे देश में उन्नति होगी, हमारी चुनाव प्रक्रियाएं सशक्त होंगी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, आप अगर बहुत मेहरबानी होगी कि अगर आप वोट डालने जाएंगे, और आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने मेरी इस बात को सुना। धन्यवाद। जय हिंद।